और सबसे पहले बहन जी को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि बहन जी सड़कों पर जिस दिन आ गई उस दिन समझना देश में बेड़ा पार हो जाएगा दलितों का। जिस दिन बहन जी सड़कों पर आ गई, अगर बहन जी सड़कों पर नहीं आएंगी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसपी क्या दलित समाज का कोई भी प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं बन सकता, अगर बहन जी ने भी सही टाइम पर सड़कों पर आके इस लड़ाई को नहीं लड़ा। बहुत ये कहता है कि बहन जी मोदी की सीबीआई से, मोदी की ईडी से डरती हैं। अंबेडकर का नाम लेते हैं, काशीराम का नाम लेते हैं, लेकिन उनके नाम की दलाली खाने का काम करते हैं। बाबा साहब के नाम का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को वो लोग भूल चुके हैं। और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त है, सुधर जाएं। आज 6 दिसंबर है और आज के दिन बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए थे और बहुत से लोग ब्लैक डे के रूप में ही बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है मतलब पूरे देशवासियों के लिए, जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, उनके लिए वाकई में ये दिन जो है काला दिन है। क्योंकि 1956 को आज ही के दिन यानी कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इसी स्थान पर अपनी आखिरी सांस ली थी। और इससे पहले 5 दिसंबर को बाबा साहब ने जो है राज्यसभा में अपना अंतिम दिन बिताया था, 4-5 दिसंबर को। तो ये वाकई में सच्चाई है कि आज पूरा देश जो भी अम्बेडकर को मानता है वो काला दिन इसको बना रहा है। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसा नाम था जिन्होंने इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विदेशों में डंका बजाया था, अपने नाम का, अपने पहचान का, अपने समाज का। तो ये काला दिन हम इसको बना रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो हमारे देश की छवि कुछ और होती, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब ने शिक्षा के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने एक संघर्ष किया और एक समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, एक बहुत बड़ा संघर्ष था जिसको भुलाना हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल है। और जिसने भी संघर्ष को भुला दिया वो समझो अपने असल मतलब एक बाप की औलाद नहीं कह सकते उसको, जिसने भी संघर्ष को भुला दिया। क्योंकि आज देख सकते हैं आप इस देश के अंदर ऐसे ऐसे तमाम नेता लोग बन चुके हैं जो बाबा साहब के नाम का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को वो लोग भूल चुके हैं। और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त है, सुधर जाएं, क्योंकि 2024 बिल्कुल नज़दीक है। और जिस तरीके से बाबा साहब कहते कहते चले गए, काशीराम जी कहते कहते चले गए कि अपनी सरकार बना लो, अपना अस्तित्व बचा लो, लेकिन हमारे जो दलित नेता हैं, बहुजन नेता हैं, वो इस लाइन में काम ही नहीं कर रहे। अंबेडकर का नाम लेते हैं, काशीराम का नाम लेते हैं, लेकिन उनके नाम की दलाली खाने का काम करते हैं। अच्छा, दलाली कौन खा रहे हैं? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, इसमें आप कह रहे हैं कि बाबा साहब जीप के नाम पे दलाली खा रहे हैं हमारे बहुजन समाज के नेता। तो वो नेता कब सुधरेंगे? कौन है वो नेता? कहाँ से आए हैं वो नेता? हाँ, देखिए, नाम लेना मैं मतलब कहीं उचित नहीं समझता किसी का भी, किसी एक का भी नाम लेना। बहुत सारे नेता लोग हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अभी हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें हमारी 2 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं हमारे SC ST से, एक आज़ाद समाज पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। OBC की बात करें तो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी वो भी चुनाव लड़ रही थी। तो दोनों तीनों पार्टियाँ या और भी कोई छोटी मोटी पार्टियाँ जो भी है, या किसी ने भी निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ा होगा हमारे समाज के लोगों ने, तो उनको क्या मिला? उनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बिखरे हुए हैं। कुछ लोग बिक चुके हैं पैसों में, कुछ लोग बिक चुके हैं 500 के नोट में, दारू में, ठीक है, राशन में। अच्छा, ये बिकने वाले लोग वही हैं बहुजन समाज के? जी बिल्कुल। आप लोग कहते ये हैं कि हम 85% हैं। आप एक तरफ कहते हैं हम 85% हमारी देश में आबादी बहुत बड़ी है, दूसरी तरफ वोट बैंक कहाँ जाता है हमारा? फिर बीएसपी को 2 से 3 लाख 4 लाख वोट मिला है एक एक राज्यों में, कहीं भी 5 लाख से ऊपर बीएसपी का वोट बैंक नहीं गया। आज़ाद समाज पार्टी का और ही नीचे स्तर होगा उसका, तो कहाँ गया 85%? आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि बीएसपी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं उनको रोड पे आ जाना चाहिए? जी बिल्कुल। और इसके लिए मैं अभी काम भी कर रहा हूँ आगे, कि मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से वीडियोस डालूं जिसमें खुलकर मैं बोलूँ इस चीज़ को। क्योंकि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, युवा हैं, वो इस बात का इंतज़ार करते हैं। जब भी आपने देखा हो किसी बेटी का या किसी हमारी बहन का बलात्कार होता है या किसी युवा के साथ कोई भी अपराध होता है, तो वो यही आस लगा के बैठता है कि हमारे समाज के नेता, सबसे बड़ा बहन जी, मतलब सबसे बड़ी जो है बहन जी हैं, कि वो सड़कों पर आएंगी और फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बहन जी ने एक युवा नेता उतारा है, आकाश आनंद। हाँ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आकाश आनंद जितना मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम को उनको और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आकाश आनंद अभी युवाओं में इतनी पहचान नहीं बना पाए अपनी।
पूरे देश भर में। कहीं कहीं ऐसे हैं, राज्य हैं जिनमें आकाश आनंद को लोग जानते हैं, उनकी अलग पहचान है बीएसपी के नाम से, लेकिन अभी वो पहचान आकाश आनंद की नहीं है नेशनल कोऑर्डिनेटर के होने के नाते। उनको और काम आगे करना चाहिए। और सबसे पहले बीएसपी, एएसपी, समाजवादी पार्टी या जितनी भी एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां हैं, वो ज़िंदगी में उस लेवल पर नहीं आ पाएंगी जब तक वो एक नहीं हो जाएंगी। जिस दिन वो एक हो जाएंगी उस दिन मैं खुलकर फिर कहूँगा कि हाँ, अब कोई बीजेपी को टक्कर देने वाला आ गया है। पहले बहन जी को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि बहन जी सड़कों पर जिस दिन आ गई उस दिन समझना देश में बेड़ा पार हो जाएगा दलितों का। जिस दिन बहन जी सड़कों पर आ गई, अगर बहन जी सड़कों पर नहीं आएंगी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसपी क्या, दलित समाज का कोई भी प्रधानमंत्री ज़िंदगी में नहीं बन सकता अगर बहन जी ने भी सही टाइम पर सड़कों पर आके इस लड़ाई को नहीं लड़ाते। सड़कों पे आने की बात करी है आपने, बहुत मशहूर नाम सुना होगा चंद्रशेखर रावण। 3 दिन पहले उनका जन्मदिन भी था, तो वो भी तो डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे समाज को और समाज के यूथ को। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का 3 दिसंबर को जन्मदिन था। मैंने राजस्थान चुनावों में मतलब जगह जगह जाकर, कई विधानसभा में जाकर कवरेज किया था, तो उसमें लोग कह रहे थे बड़े उत्साहित होकर कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को एक तिजारा विधानसभा थी, वहाँ के लोग कह रहे थे कि इस तिजारा विधानसभा की सीट को चंद्रशेखर को हम जन्मदिन में तोहफा देंगे। लेकिन हुआ क्या पता, आप जानते हैं, मात्र 8,000 कुछ वोट चंद्रशेखर की एएसपी पार्टी को मिला। कहाँ गया बाकी वोट? आप लोग कह रहे थे कि हम वो मतलब तोहफा देंगे, अब तो मतलब ये मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर को तो थप्पड़ मिल गया तोहफे की जगह पर। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि भाई हम चंद्रशेखर को तोहफा देंगे, सीट को जिता कर लाएंगे, वहाँ पर मात्र 8,000 वोट मिला। 1 लाख करीबन वोट बाबा को मिल गया, बाबा बालकनाथ को 1 लाख से अधिक वोट करीबन। उसके नीचे भी कांग्रेस के मुसलमान थे, वो रहे। उसके बाद कई और लोग रहे। कहीं भी आज़ाद समाज पार्टी का नाम मैं कहूँगा चौथे 5वें नंबर के नीचे शायद होगा, आंकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन वोट बैंक जो है उनके पास 8,000 वोट उनको मिला केवल। 1 लाख। आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी जब रैलियां करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूथ आता है? वो यूथ होता है, वो वोट बैंक नहीं होता उनका, क्योंकि उस यूथ में अगर आप सर्वे करेंगे ना तो 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल, 10 साल ऐसे युवा रहते हैं उस यूथ में। उसमें ये यूथ बीएसपी कब आएगा? देखिए, बीएसपी के साथ जितना मैंने देखा, कवरेज किया है, तो बीएसपी के साथ जो है वोटर रहता है, बुजुर्ग रहते हैं, या 18 साल से प्लस, 25 साल, 21 साल, 22 साल, ऐसे बीएसपी के साथ। और बीएसपी भी यही कहती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मायावती उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी मतलब आप पूरे देश में रैली कवर कर रहे हैं, तो क्या लगता है 24 में बीएसपी का है कुछ? जितना मैंने भी देखा उससे मैं यही कहना चाहूँगा, बीएसपी का कोई भी पार्टी अभी कहीं भी मतलब उस लेवल पर नहीं दिख रही। आप साफ शब्दों में कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूँ कि बीएसपी का कोई भी पार्टी नहीं दिख रही कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी के ही लोग कहते हैं, क्योंकि लोग अभी कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल रही है। 100 से अधिक कांग्रेस ने संशोधन। खुद बहुजन है? मैं खुद बहुजन हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ जो सच्चाई उसको मैं कहने में डरता नहीं हूँ। मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के हैंडल से ये आवाज़ें उठाते आता हूँ, क्योंकि बीएसपी, एएसपी, समाजवादी पार्टी या जितनी भी एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां हैं, वो ज़िंदगी में उस लेवल पर नहीं आ पाएंगी जब तक वो एक नहीं हो जाएंगी। जिस दिन वो एक हो जाएंगी उस दिन मैं खुलकर फिर कहूँगा कि हाँ, अब कोई बीजेपी को टक्कर देने वाला आ गया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं। जी, जैसे जिस हिसाब से अब चुनाव लड़ रहे हैं, हार रही हैं पार्टियां, जीत रही हैं, तो बहन जी कब तक या कब क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्या कारण है बाहर आने का? क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव के टाइम पे वो गलियों गलियों में आते हैं, तो हमारी बहन जी क्यों नहीं आ पाती अपने ही बहुजन समाज के लोगों के लिए? जी देखिए, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, एक आंकड़ा बहुत बड़ा ये कहता है कि बहन जी मोदी की सीबीआई से, मोदी की ईडी से डरती हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं, ये जितना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये अब मेरा पर्सनल आंकड़ा नहीं है। सोशल मीडिया ये कहता है कि बहन जी के पास काफ़ी बड़ी धनराशि है, संपत्ति है, उनके भाई वगैरह, मतलब ये लोग कहते हैं। तो बहन जी को ये बात का डर है कि अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोल दिया चुनावों के वक्त, या किसी एट्रोसिटी के ऊपर बीजेपी के खिलाफ बोल दिया खुलकर, या वो सड़कों पर आ गई, मान लो कि वो बैठ गई कि आज मैं धरना दूंगी, किसी भी उन्होंने विधानसभा का घेराव कर लिया, संसद का घेराव कर लिया, तो उसी दिन या उसके अगले दिन मोदी की ईडी, सीबीआई मायावती के घर पर छापा मार देंगी। इस बात का मायावती को डर है, ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ राजशेखर जी थे, जो खुद एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं। सर, आपके चैनल का क्या नाम है? जी, समता संदेश टीवी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एजे लाइव आशीष गौतम के साथ।